वो भूमि जहाँ यज्ञीय यूप गाड़े जाते हैं, वो भूमि जहाँ लोग गेहूं और धान की खेती करते हैं, वो भूमि जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं, वो भूमि जहाँ के लोग हमेशा नृत्य, वाद्य और गीत में आनंदित होते हैं, ये भूमि जो है, ये मेरी भारत भूमि है। और मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इस पृथ्वी माता का मैं पुत्र हूँ। तो ये घोषणा जो की है विश्व ऋषि ने अथर्ववेद में, ये भूमि सूक्त में आता है। उससे साक्षात ये प्रमाण हो जाता है कि 6 ऋतुओं वाला प्रदेश और गेहूं धान की खेती जिसमें होती है, जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ ऋचाएं होती हैं, जहाँ लोग गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये भूमि और कोई नहीं। विश्व में इतनी प्राचीन भूमि ये भारतवर्ष ही है, और ये सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब का इलाका ही है। तो ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। और इसमें जो संगीत की बात है, तीनों रूप यहाँ गीत, वाद्य और नृत्य प्रचलित रहे। गीत के रूप में शास्त्रीय भी था और शास्त्रेतर भी था। तो जो शास्त्रीय संगीत था उसको तो सामगान के नाम से जानते हैं, लेकिन जो सामगान में जिनका जिक्र नहीं हुआ, तो ऐसे जो गीत हैं और ऐसा जो नृत्य है, उसका विवरण भी हमारी विरासत में हमें वेद में मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि हमेशा शास्त्र पे और दूसरे विषयों पे तो मुझे बोलने का अवसर मिलता था। आज रेखा जी ने लोक नृत्य की बात करने का मुझे जो समय दिया, क्योंकि मैं खुद कॉलेज के वक्त में हम नाचते रहे हैं और गिद्दा भांगड़ा सब करते रहे हैं, और कल्चरल कोऑर्डिनेटर में रही, यूनिवर्सिटी की कल्चरल एडवाइजर रही हूँ, और नाना प्रोग्राम जो है हम अपने पंजाब में करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं देखती हूँ कि अब आज यूथ फेस्टिवल्स में भी 8 ही पार्टिसिपेंट को अलाउ किया गया है। 8 ही पार्टिसिपेंट ग्रुप जो डांसेस हैं उसमें आते हैं। अब ये 8 की संख्या कहाँ से आती है? ये 8 की संख्या वेद की वक्त है। महाव्रत याग का उल्लेख आता है, जहाँ 8 स्त्रियां, कुलीन स्त्रियां सर पर गागर लेकर के जो नृत्य जो करती थी, वो वर्तुलाकार करती थी। वर्तुलाकार मतलब सेमी सर्कल बना करके और फिर गोल गोल घूमना। तो ये नृत्य जो है वो खुले प्रांगण में हुआ करता था। ये लोक नृत्य की पहली विधा है जो हमें हमारी विरासत में हमें मिली, कि 8 स्त्रियां ही नृत्य करेंगी और स्त्रियां नृत्य करेंगी। उस समय पुरुष नृत्य नहीं करते थे। वेद में पुरुष के नृत्य करने का विधान कहीं मुझे नहीं दिखाई दिया। स्त्रियां मात्र नृत्य करती थी और कुलीन स्त्रियां नृत्य करती थी। ये नहीं साधारण स्त्रियां नहीं, अच्छी स्त्रियां, मतलब कोई भी, सब जो समाज था। तो ये सारा समाज हमारा लोक लोक जो कहते हैं वो समाज को ही कहते हैं। लोकत्यानेन इति लोकम। तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, तो ये पृथ्वी लोक है जिस पे हम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर कोई अलग है और गांव कोई अलग है, नहीं। हमारी सारी संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति ही है। हमारा एक ही लोक है, उसी में हम यज्ञ भी करते हैं। और इन जो ये नृत्य था, इसका प्रयोग यज्ञ में ही होता था। एक तरफ यज्ञ हो गया तो उसी प्रांगण में फिर ये स्त्रियां नृत्य करती थी। फिर एक बात और समझ में आती कि ये नृत्य किस पे करती थी, तो उसके लिए गीत होना चाहिए कोई। वो सामगान नहीं था, वो गाथाएं होती थी। अपने अध्ययन काल में हम देखते थे कि अध्ययन के वक्त जो सामवेद के समय में लोक नाम से जो शैलियां मिलती हैं, गाथा है, रैभी है, नाराशंसी है, इस तरह के वो हमें मिलते हैं। लेकिन मैं इसको पढ़ने लगी तो अथर्ववेद जो है वो वेद ऑफ मासेस कहा जाता है, सामान्य जनों का वेद कहा जाता है। तो अथर्ववेद में एक जगह आती है, उसमें शब्द आता है कुंताप। कुंताप सूक्त कहा है। और अथर्ववेद के 20वें अध्याय में, जिसको कांड कहते हैं, उसमें 10 सूक्त ऐसे हैं 127 से लेकर के 136 तक, जिनकी संज्ञा है कुंताप सूक्त। तो मैं सोचने लगी कि ये कुंताप क्या मतलब हो सकता है। अब कुंताप का मतलब है, कुं कहते हैं किसी भी तरह का कुकृत्य।
उसको पाप भी कह सकते हैं, वो एंग्जाइटी हो सकती है, वो डिप्रेशन का कोई कार्य हो सकता है। तो उसको कहा है मतलब कुत्सित कोई ऐसा भाव, और उसको जो ताप करे, ताप मतलब उसको जो तपित करके उसका वो नाश कर दे, ऐसा जो गीत है वो हमारे कुंताप कहलाते थे। तो ये सामगान के गीत नहीं थे। इन पर जो कई लोगों ने रिसर्च किया और कुंताप को कहा कि ये ऐसे ही है, लेकिन उसमें सायन की जब मैंने कमेंट्री पढ़ी तो उसमें लिखा था कि कुंताप जो है वो एक ग्रंथ रहे होंगे जो कि सामगान के बिना जो सामान्य जनों में जो गाए जाते थे, गाथा, रैभी इत्यादि, उनका वो संकलन था। उसी में से ही ये 10 सूक्त जो हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने पाया कि सिर्फ गाथा, नाराशंसी और रैभी ही नहीं थी, बल्कि 15 प्रकार के लोक गीत उस समय प्रचलित थे, जिनमें से मैं कुछ के नाम पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये लोक का सेमिनार अक्सर होते नहीं है, और लोक नृत्य जिसका कि लोकगीत ही आधार है, सब गीतों पे नृत्य नहीं होता, कुछ गीतों पे नृत्य होता है, कुछ सब गीत जो है, कुछ गीत वैसे ही गाए जाते हैं। तो अब ये क्योंकि कुंताप मतलब जो कि ताप को, जो कि डिप्रेशन को नष्ट कर दे, ऐसे गीत जो हैं सामान्य जन गा रहे हैं, और इन पे ऋचाएं तो हैं, ऋचाओं पे स्वर लगा हुआ, उदास अनुदास स्वरित, लेकिन सायन ने कहा है इन पे स्वर नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि इन पे अगर स्वर नहीं होता तो स्वर तो लगा हुआ है, लेकिन वो पठन का स्वर लगा हुआ है, गायन का स्वर नहीं है। इसका मतलब गायन जो है वो अपनी इच्छा से उसके स्वर निर्धारित कर लिए जाते थे सामान्य जनों में, जैसे भी हो। अब इसको गाता कौन था? इसको गाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे, जो उस यज्ञ में उपस्थित होते थे, वही होता, वही अध्वर्यु, कभी-कभी यजमान, कभी यजमान पत्नियाँ, यही लोग सब गाते थे। तो समाज में जो लोक के नाम से प्रसिद्ध है, वो कोई अलग की धारा नहीं है, वो उसी समाज के लोगों ने ही उसको रचा है, जिन लोगों ने यज्ञ आदि भी किए हैं। ये एक विरासत हमारी है, एक बहुत बड़ी जानकारी मुझे इस तरह से मिली थी। इसमें नाराशंसी हैं, तो जिसमें जो है वो दान की स्तुति की जाती है राजाओं की। रेभी हैं, रेभ कहते हैं अग्नि को, तो जिसमें अग्नि की प्रशंसा की गई है, अग्नि देवता की और इंद्र देवता की, तो इनको रेभी कहा है। अभी-अभी मैडम ने बताया थे कि पहले लोकगीत जो थे वो धार्मिक ही अक्सर हुआ करते थे, तो उन पे इसी का। फिर परीक्षित, अग्नि का नाम परीक्षित है, अग्नि ही की ही उसमें। फिर कारव्या, कारव्या कहते हैं इंद्र को, तो जो इंद्र की प्रशंसा में या शिव की प्रशंसा में जो गीत लिखे गए वो कारव्य। फिर दिशा कृलिप्ति हैं, तो ये सब दिशाओं में हमारा सब ठीक रहे, तो इसको इसके गीत लिखे गए। फिर जनकल्पा, जनकल्पा कहते हैं कि जो हम जिन लोगों को नहीं चाहते वो हमारे यहाँ नहीं आए, तो ये ऐसी भी एक धारणा थी। फिर इंद्र गाथा, इंद्र की गाथाएं हैं। फिर एतश प्रलाप, कुछ ऐसी भावना। फिर एक और बड़ी अच्छी विधा सामने आती है, आज भी हमारे लोक में प्रचलित है, उसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेली। तो ये पहेली की तरह से पहले कोई चीज बुझाना, फिर उसका जवाब देना। जैसे रसखान की एक पहेली मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा है, वो आवे तब शादी होवे, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, का सखी साजन। तो ये तो पहेली बुझाई। तो वो आवे तब शादी होवे, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, का सखी साजन। तो वो जवाब देती है, ना सखी ढोल। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत म्यूजिक की पहेली के रूप में, ये उसी समय से वेद के मंत्र मिलते हैं हमें, जो कि इन पे सामगान नहीं गाया जाता, ये आम समाज में ही गाए जाते थे। इसी तरह से आदित्य है, भूच्छद है, आहनस्य है, अतिवाद, प्रतिराद इत्यादि, ये अवान्तर विषय है। कभी इसका मौका मिलेगा तो लोकगीतों की इनकी चर्चा करेंगे। आज विषय नृत्य है। तो ये सारे इस परंपरा में हम लोगों का जो विरासत हमें मिली है, अगर हम आज भी अपने लोक गीतों को देखें तो यही सारे विषय हमें आज भी मिलते हैं। इसकी चर्चा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से की थी। तो इन मैंने ये कहा कि इस गीतों में सारे गीत जो हैं वो उसके कुंताप, कुंताप शब्द है, संताप नहीं, कुंताप। तो अब इन गीतों में सारे गीत जो हैं वो विरह के भी होंगे,
प्रणय के भी होंगे और कुछ नीति के भी होंगे, कुछ दूसरे होंगे, लेकिन जो नृत्य के गीत हैं वो हमेशा उत्साहित गीत होते हैं। नृत्य व्यक्ति तब करता है, गाने को तो हर भावनाओं के प्रकटीकरण गान से होता है, बजाने से भी होता है, लेकिन नृत्य तब करता है जब वाकई मन से बहुत खुश होता है। तो जब हम पंजाब के नृत्य की बात करते हैं, बीच में कई तरह की संस्कृतियां आई गई, कई तरह के नृत्य रहे होंगे, लेकिन पंजाब का जो आज पॉपुलर नृत्य है वो विशेष तौर पे स्त्रियों के द्वारा पहले नृत्य किए जाते थे। तो स्त्रियों का गीत जो नृत्य करने किया जाता है उसको गिद्दा कहते हैं आज की भाषा में। तो गिद्दा में क्या है, स्त्रियां आपस में मिल करके इकट्ठी होकर के गीत गाती हैं और उसके साथ साथ नृत्य करती हैं। अच्छा, इन गीतों की कुछ ये भी जो मैंने बताया पहले वेद के काल में भी, उनकी विशेषता ये थी कि पूरा पूरा गीत नहीं था, वो एक एक ऋचा, आधी ऋचा और एक अधर्च, जो छोटे 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 बोल थे। तो उसी ही उस पे आज जो गिद्दा में हम करते हैं, जो कविता कही जाती है उसको बोली बोलते हैं, तो बोलियां पाना बोलते हैं हम। अब जैसे नी मैं नचा नचा नचा, नी मैं आग वांगू मचा, गिद्दा पाओ कुड़ियो, नी मजा जा पिटियो, इस तरह से। तो गिद्दा गिद्दा करे मेलने, गिद्दा पऊ बथेरा, लोक करा तो चल के आ गए वेखण गिद्दा तेरा, तिल तरन नु जगह न लभदी, परया पया वनेरा, तेनू तुप लगदी, सड़े कालजा मेरा नी तेनू तुप लगदी। तो खुले प्रांगण में नृत्य होते थे। इस तरह ये बोलियां मतलब छोटी छोटी कविताएं हैं, और मुख्य रूप से किसके साथ बजेंगी ये, इसके साथ ताली बजती है। तो ताली की प्रैक्टिस की जाती है। हम लोग जब तैयारी करते थे तो हमारे इंस्ट्रक्टर आके हमें पहले ताली बजवाते थे, कि हम लोग घंटा घंटा भर ताली बजाते थे। तो ताली सिंगल बीट में भी है, डबल बीट में भी है, फिर ताली के लिए हाथ कहाँ रखना है, नीचे भी रखना है, ऐसे में भी बजाना है, तो ये सारे के पीछे। और ताली को जब हम बजाते हैं तो उससे एक तरह की वो थेरेपी भी है, क्योंकि ताली बजाने से सारा शरीर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो और उसकी आवाज एक रिदमिक पैटर्न जो तैयार होता है, एक बहुत ही सुंदर पैटर्न जो है वो रिदम का वो तैयार होता है उसमें। तो इस तरह से ताली की प्रैक्टिस, और उसके साथ बजती है ढोलक। ढोलक जो है वो छोटी आकार की होती है, और उसको एक लोग बजाती हैं, और दूसरी जो है वो उसको उसमें वो करती देती है। तो ये एक बजाने के लिए साजिंदे अलग नहीं हुआ करते थे पहले, तो इसी तरह ही होते थे। अच्छा, गीतों में शादी के गीत हैं, बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गीत जो हैं मृत्यु को छोड़ देते हैं, क्योंकि वैन जो है वो नृत्य के साथ नहीं होता, वैन खाली गाया ही जाता है, क्योंकि वो निराशा पूर्ण गीत होता है। लेकिन बच्चा पैदा होने पे चन चढ़िया ननाने शारा रा रा रा, चन चढ़िया ननाने शारा रा रा रा, चन चढ़िया वाक दे वेड़े, चन चढ़िया बाप दे वेड़े, के वीर घर पुत जमया, ओ सानू किदे च मिलन वदाइयां नी, वीर घर पुत जमया। तो बाप के घर में भाई के बेटा होना और लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस तरह से पुत्र जन्म के गीत भाई के लिए अलग गाती हैं बहनें, और भावजें अलग गाती हैं, पिता माता अलग आनंदित होते हैं। इन गीतों को सोहर या होलर कहते हैं पंजाब में, जो यूपी में सोहर कहलाता है, पंजाब में उसको होलर कहते हैं। तो इन गीतों के साथ नृत्य होता था। फिर उसको मांगती हैं कि भाई से कुछ कुछ मांगना है, तो इस तरह से वो होता है। अच्छा, लड़की ब्याह के मायके से जाती है ससुराल, लेकिन सावन का महीना, बहुत बोलियों में सावन के गीतों का प्रयोग होता है। तो वहाँ भाई को लेने हेलो, आवाज नहीं आ रही है।
गड्डी नो खाली तोरवे। तो ऐसा वो विनय करती है अपने बाप से कि नहीं मुझे जाने मत दो। फिर कुछ सोशल हमारे जो इविल्स हैं, उनको भी बोलियों के माध्यम से लड़कियाँ अपनी व्यथा कहती हैं। वो क्या कहती है कि छोटे बच्चे जब छोटी होती को ब्याह कर देती है, तो कहती है वो अपनी माँ को ही कोसती है कि इतनी छोटी उम्र में तुम मेरी शादी कर दी। और कई बार तो ये भी नहीं देखा जाता था कि किस उम्र का व्यक्ति है, या वो पहले से ब्याहा ही हुआ जिसको दोहाजू बोलते हैं। तो एक गीत में ये व्यथा भी कही है। तो उसमें कहा है कि लोकी कहंदे मावा 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 बुरियां बलावा, छोटी हुंदी दा ब्याह कर देंदियां दे के चार कलावा, एक जी करदा बह जा वेख के, कि एक जी करदा बह जा वेख के, एक जी करदा जावा मगर दोहाजू दे, रोंदी रोंदी जावा मगर दोहाजू दे। तो इस तरह की सारे भाव जो हैं वो गिद्दा के माध्यम से जो हैं वो कहे गए हैं। तो इस तरह ये सारे गीत इसे फिर अपने को बड़ा हाई एस्टीम में रखना। हुँ? तो अपने को जो अच्छा रखना कि जैसे मैं नाचती हूँ तो मैं सबसे अच्छा नाचती हूँ। हुँ? तो अपने को उत्तम कहना ये पंजाब की शान है, ये रंगला पंजाब और ये खुश पंजाब की शान है। तो वो क्या कहती है जे मुंडिया तू सानू नचदी नू वेखना, जे मुंडिया वे तू नचदी नू देखना, सूट सवा दे फिट मुंडिया वे साडी नचदी दी फोटो, खिच मुंडिया वे साडे नचदी दी फोटो। तो मतलब इस तरह की ये सामयिक बोलियां जो है वो भी बनती जाती हैं। पुरानी बोलियां जो थी वो सास ननद के रिश्तों को, भाई भावज के रिश्तों को, देवर भाभी के रिश्तों को, इनकी खूबसूरती और इनकी शरारत भी, और कहीं-कहीं तो ये वेद में भी आता है, कुछ-कुछ तो अश्लील भी बोलियाँ होती थी। लेकिन जब से यूथ फेस्टिवलों में आया है ये सब गिद्दा और भांगड़ा, तो ये ऐसी बोलियाँ जो हैं वो हम लोग मना करते हैं, जो शिष्ट समाज में आ सकती हैं, उन्हीं की कोशिश। फिर इस तरह से ऐसी बोलियाँ भी हैं जो देशभक्ति की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय भी कुछ बोलियाँ निर्माण हुई। वो कैसे? माही मेरा नी सरू दा बूटा, के फौज विच होया भरती, के फौज विच होया भरती, माही मेरा नी सरू दा बूटा। तो अपने पति के लिए कहती है कि वो कितना सुंदर है लेकिन वो फौज पे चला गया है। तो इस तरह की बोलियाँ, इस तरह की व्यथा, गीत, प्रेम सारी चीज़ें जो हैं वो गिद्दा में नाना तरह की बोलियों का ये होता है। अच्छा, लोग वर्तुलाकार सेमी सर्कल बना के लड़कियाँ खड़ी होती हैं और 2-2 लड़कियाँ जो हैं वो आकर के 2 या 4 के ग्रुप में आकर के उसको परफ़ॉर्म करती हैं। तो इसी तरह से अब जो ये लड़कियों के लिए विशेष था, और हर उम्र की लड़की, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो नौजवान, तो खैर करती ही करती थी। तो ये एक तरह का विग्रस और उल्लासित डांस था। ऐसा नहीं कि उदासी का है, तो हर एक में उल्लास पैदा करता है और हर एक को खींच-खींच करके, जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि हर एक को पार्टिसिपेट करवाते थे उसमें, और ये गाने कोई इतने मुश्किल नहीं थे। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके कोई भी उसमें, और कुछ नहीं तो ताली तो बजा करके शामिल हो ही जाता था। इसके साथ ही मैं बात करती हूँ अब, क्योंकि समय की सीमा है, बोलियाँ तो जितनी मर्ज़ी गाते जाएँगे। उसमें मैं भांगड़ा की बात करती हूँ। भांगड़ा जो है ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला लोक नाच है। इसका संबंध मुख्य रूप से खेती के साथ है। ये हार्वेस्ट डांस कहलाता है। तो मुख्य रूप से खेती के साथ था इसका तो खेतों में काम करते हुए, और खेतों में हल बीजा, फिर फसल आ गई, फिर खुश हो गए, फिर उसको बेच के आए, उससे जो मिला घर चलाया। इस तरह के किस्से और इस तरह की बोलियां उसमें है। तो जैसे वो लेडी कहती है, जे मुंडिया तू हल नहीं वाना, असान रिदनी दाल मुंडिया वे रोटी आओ मिर्चा दे, नाल मुंडिया वे रोटी आओ मिर्चा दे। कि मतलब अगर तुम हल नहीं चलाओगे तो मैं भी घर का काम नहीं करूँगी, तो तुम्हें खेत में जाकर के हल चलाना है, ये उसको सुझाव देती है। लेकिन जब वो चला के आता है, तो उसका प्रेम इतना अच्छा है कि उसको कहती है फिर वो पंजाब में लस्सी, सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये और मक्खन, ये खास वहाँ यहाँ का खुराक है। तो जब वो आती है तो लस्सी जिसका वो मक्खन निकला होता है तो उसको छाछ कहते हैं, छन्ना कहते हैं हम लोग छाछ को।
और वो जब देखती है कि वो हल चला के आया तो पसीना पसीना है, तो फिर वो उसको कहती, अब ये सब बोलियां जो है ये भांगड़े में आ गई हैं। तो उसमें कहती है ओ माइया याद पैरी हलवा के नी छन्ना में फड़ावा दूध दा, कि मेरा जो पति है वो हल चला के आया है, पसीना पसीना हुआ है, तो मैं उसको आते ही पहले क्या करती हूँ, मैं उसको लस्सी ऑफर करती हूँ। तो ये प्रेम की भावनाएं हैं, ये आपस की सौहार्द की भावना है, ये इमोशन की भावना है। तो इस तरह से जब ये लड़का लोग नाच करते हैं, तो लड़कों में एक खास चीज है कि एक गिद्दा जो है वो पुरुषों में भी होता है, उसको हम मलवई गिद्दा कहते हैं। ये मालवा प्रदेश जो कि पटियाला और बठिंडा वाला ये वाला इलाका है, इसको कहते हैं मालवा। तो इसको मलवई गिद्दा कहते हैं। ये पुरुष लोग करते हैं और ये बड़ी उम्र के पुरुष करते हैं। उनका वेश भी जो है वो सादा रहता है, वो सफेद ही कुर्ता अक्सर पहनते हैं और नीचे उनके लुंगी होती है, और उनके हाथ में जो पंजाबी साज है, सप है, बुगचू है, अलगोजा है, ये और ये चिमटा है, तो ये लेकर के बजा करके वो डांस करते हैं। तो इस तरह गिद्धे की एक पुरुषों की भी फॉर्म है। बात करते हैं अब भंगड़ा की। भंगड़ा जो है वो पंजाब का एक सुप्रसिद्ध, आज वर्ल्ड वाइड जिसकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो है भंगड़ा। तो पहले तो भंगड़ा सिर्फ पुरुष ही करते थे। ये कब से प्रचार में आया, तो इसका तो अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु नानक देव से, जो कि 15वीं शताब्दी में हुए, पंजाबी भाषा गुरुमुखी के नाम से उसी समय प्रचार में आई। तो पंजाबी भाषा की ये विशेषता है कि इसमें कुछ मुल्तानी, कुछ पश्तो पर्शियन, कुछ उर्दू और कुछ संस्कृत, और ये मिला जुला रूप जो है वो उसमें, तो संस्कृत के बहुत नजदीक है पंजाबी। तो इस तरह से ये भाषा की एक अपनी खूबसूरती है, ये भाषा का एक अपना जो उच्चारण है उसमें बहुत ही रस है, वो अपने तरह का एक खूबसूरती है। तो इस तरह से जो ये लगभग 1800 से ये भांगड़ा की शक्ल बननी शुरू हुई। जो हम आजाद नहीं थे तब ब्रिटिशर्स का राज था, तो लोग अपने खेतों में काम करते हुए नाचते होंगे, गाते होंगे, लेकिन कभी नोटिस नहीं हुए। जब आजादी हुई तो 1950 में महाराजा पटियाला ने कुछ पुरुषों को बुला करके तो ये नाचने के लिए बोला। उस समय स्टेज की परफॉर्मेंस जो सबसे पहले हुई वो 1953 में महाराजा पटियाला के यहाँ खुले प्रांगण में हुई थी। पुरुष लोग ही करते थे क्योंकि इसको विग्रस नाच माना जाता था, और वही 8-8 का ग्रुप तो बनेगा ही, लेकिन बाकी लोग दायरे में गोल गोल खड़े होकर के उसको देख सकते हैं। तो इसमें खुशी में पहले तो ये बसंत और बैसाखी 2 ही ऋतुओं के साथ ज़्यादा संबंधित रहा। फिर धीरे-धीरे क्या हो गया, सारे खुशी के मौकों पे, जैसे शादी में, पार्टी में, और जो कल्चरल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने उठाने शुरू किए, उसमें तो सब जगह जो है वो भांगड़ा प्रयोग होने लगा। और ये भांगड़ा जो है ये एक तरह का व्यायाम भी है। इसको जो व्यायाम के तौर पे इस्तेमाल किया, तो सरीना जैन नाम है उस लेडी का, उन्होंने ब्रिटिश में, इंग्लैंड में उन्होंने प्रयोग किया। जिन दिनों वो जैन फोंडा के वो आ रहे थे वर्कआउट के प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि भांगड़ा में भी तो इतनी फॉर्मेशन है, इतना विग्रस है ये डांस, हम इसको क्यों नहीं उसको वर्कआउट के लिए प्रयोग कर सकते। तो उन्होंने वर्कआउट का ये सारा वो पूरा तैयार किया, एक खाका, उन्होंने 12 वर्कआउट वीडियो निकाले। उससे ये सारा भांगड़ा जो है ये एक तरह का व्यायाम के साथ इसका योग हो गया। तो ये भांगड़ा का कल्चरल के साथ ये उपयोगिता मूलक पक्ष है कि लोगों ने फिर भांगड़े के लिए उसकी ट्रेनिंग भी लेने लगे। देखने में भांगड़ा कहने में है, लेकिन इनके स्टेप्स में जब आप जाएं तो इसमें नाना तरह के रिदम के पैटर्न हैं, नाना तरह के स्टेप बनते हैं, और बहुत कठिन है भांगड़ा करना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका प्रचार बढ़ा तो और औरतों को भी खुली छूट मिली, तो औरतों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, तो वो भी कम नहीं है, वो बहुत विग्रस है, लड़कियों में उतना ही दम है, तो उन्होंने भी तैयारी करना शुरू किया। फिर एक उसको ये था अमेरिका में, विमेन, ऑल इंडिया वुमेन एक एसोसिएशन बनी, तो उसमें ऑल इंडिया विमेन में लड़कियों का ही खाली भांगड़े का प्रदर्शन हुआ और कंपटीशन हुआ। उसका नाम दिया गया रानियां दी रौनक।
तो ये बहुत ही प्रचारित रहा अमेरिका में। तो फिर हमारे यूथ फेस्टिवल्स जितने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ भी मान्यता इसको मिल गई। तो अब लड़कियाँ भी भांगड़ा करती हैं, लड़के भी करते हैं, मिक्स ग्रुप में भी करते हैं, लड़कियाँ-लड़कियाँ मिलके भी करते हैं। लड़के लुंगी पहनते हैं और कुर्ता पहन के एक छोटी जैकेट होती है जिसको बंडी बोलते हैं, वो पहनते हैं। गहनों में गले में कंठा बोलते हैं, हार जो कहता है। और लड़कियाँ जो है वो उनके सग्गी, फुल, चौक ये गहने कहलाते हैं। हार है जिसमें सर पे पहनने वाला वो सग्गी कहलाती है। तो इन ऐसा और सूट पहनती हैं और लहंगा भी पहनती है, दोनों दोनों तरह से चलता है। और इतना कलरफुल ड्रेस होती है, उसमें ज़रूरी सारा कुछ मैच करे ये ज़रूरी नहीं होता। अब तो यूथ फेस्टिवलों की वजह से एस्थेटिक सेंस बदल गई है। नहीं तो कोई सा भी घाघरा होगा, कोई सा भी वो होगा अपना कुर्ती कुर्ती कहलाती है वो, लंबी होती है, ब्लाउज़ नहीं होता, कुर्ती होती है। तो वो लंबी कुर्ती कोई भी किसी रंग की होगी और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसको गोटा किनारे से अब जैसे मैंने ओढ़ा हुआ है, ये फुलकारी है, तो फुलकारी और बाग 2 हमारे यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं। तो फुलकारी लड़कियाँ ही बनाती हैं, फुलकारी में रंग ज़्यादा नहीं रहते ये फुलकारी। जो बाग होता है वो और कलरफुल होता है, उसमें कई रंग लाल, पीला, नीला, हरा मतलब उसको इतना कलरफुल वो हो जाता है और फुलकारी ओढ़ करके नाच करना, पंखी लेकर के नाच करना और एक छाछ जिससे हम गेहूँ छानते हैं, तो उस छाछ को डंडे से पीट करके उसको नाचते-नाचते उस छाछ को नष्ट ही कर देना, ये बहुत अच्छा एक साइन माना जाता है जब खेतों के साथ उसको करते हैं, जब हार्वेस्टिंग उसके साथ करते हैं। इस तरह से शादियों में जो है वो नाना के तरफ से अलग कंपनी आएगी और दादा के तरफ का अलग मेल है, तो 2 ग्रुप बन जाएँगे, तो वो आपस में दोनों बातचीत करेंगे और बोलियों के माध्यम से। फिर एक जागो निकालना शब्द है, जब शादी होगी तो सारे मुनादी करनी है गाँव में, तो सर पे एक गागर लेके उसको उसमें दिए लगा करके सारे शहर में जो है वो जागो निकला करती है कि सबको जागृत किया जाता है कि यहाँ कोई एक अच्छा मांगलिक कार्य होने वाला है। तो इस तरह पंजाब का जो नृत्य है अच्छा इसके अलावा एक सम्मी है, सम्मी जो है वो राजस्थान और पंजाब दोनों गया था, ये प्रेम गाथा थी, उनकी शादी नहीं होने दी। तो वो सम्मी इंतज़ार में वो कहती है, तो उसके गीत हैं, मैं अभी दिखाऊँगी वीडियो में उसको। तो वो मैं वारी तेरे सम्मीए, सम्मी तेरी वार ऐसे करके वो ऊँट पे उसका इंतज़ार करती है। तो इस तरह से वो सम्मी है, फिर लुड्डी है, लड़के लोग लुड्डी डांस भी करते हैं, ये भी भांगड़ा में ही किया भांगड़ा में और वेरिएशंस भी मतलब हम डालते हैं। लुड्डी है, लुड्डी कहते हैं कि उछल-कूद करके गाना, तो कहते हैं कि जट आया मेले नु लुड्डियाँ पांदा आवे कि जट मेले बैसाखी वाले मेले नु। तो लुड्डियाँ मतलब धमा-चौकड़ी मचाता हुआ वो आता है। तो इस तरह से और भी फ़ॉर्म है, जैसे जुगनी है और इस तरह से माइया है, तो ये सारी जो फॉर्म्स हैं, सम्मी, लुड्डी, जिगला, मिर्ज़ा, फिर एक किकली है। किकली जो है वो लड़कियाँ करती हैं, डांस करते-करते ही गिद्धा करते हुए भी एक-दूसरे के हाथ में क्रॉस लेकर के उसको पकड़ लेती हैं और फिर वो गोल-गोल वो घूमती हैं। तो इस तरह से वो किकली भी कहलाती है, किकली भी एक डांस की फ़ॉर्म है। तो इस तरह से मतलब पंजाब में आज जो है ये इतने नृत्य आज भी प्रचलित हैं और पूरे ज़ोर-शोर से अब तो छोटी-छोटी अकाडमियाँ भी बन गई हैं। कि समर वर्कशॉप होती हैं, चलो बच्चों को डांस सीखने भेज दिया जाए, तो उससे क्या है, एक व्यायाम होता है। आज के कोरोना के काल में हम और कुछ अगर ग्रुप में नहीं भंगड़ा कर सकते या गिद्धा नहीं कर सकते, तो ताली बजा करके आपस में कुछ बोलियाँ डालना या घर में जितने लोग हैं, तो 1-1, 2-2, 3-3 तो हर के घरों में हैं ही हैं सब लोग। आपस में मिल कर के ताली में तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा शरीर चलता रहेगा, स्टिमुलेट होगा। दूसरा हम अपने कल्चर की उस परंपरा से ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो विरासत हमारी बहुत ही रिच विरासत है, अच्छे-अच्छे कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं, अच्छा-अच्छा
खाना खाते हैं, अच्छा नृत्य करते हैं, गीत तो ख़ैर गाते ही गाते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो पंजाब का एक कल्चर है, ये जो पंजाब की पृष्ठभूमि जो है जो वेदों से चली है, वो आज भी पंजाब ने उसको हर वक़्त को किसी को भी मिलो तो वो क्या कहेगा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना किसे दा दुखायो जी। मतलब खाओ पियो जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, अदीना श्याम शरदा शतम। और अगर हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक बोलें और 100 साल तक हम रहें, और कैसा अधीन होकर के अगर हम 100 साल तक रहें, तो कहता है भूयो शरदा शतात, फिर तो हम 100 साल से भी ज़्यादा जिएँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये पंजाब का नृत्य के माध्यम से, पंजाब के गीतों के माध्यम से, पंजाब के रहन-सहन के माध्यम से यही संदेश सबको जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से अंत में मैं यही कहूँगी, मिट्टिए पंजाब दिए तैनू प्रणाम, मिट्टिए पंजाब दिए तैनू प्रणाम। थैंक यू। अब ये मैं कुलदीप